स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीओसी। और देखिए जीओसी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब जीओसी में हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जीओसी में हम लोग इस लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफ़ेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, हाइपर कंजुगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, मेजोमेरिक एंड रेजोनेंस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा और इलेक्ट्रोमेरिक पे क्वेश्चन होगा। यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस होगा हमारा एनसीईआरटी का, और जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा PYQ का। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में ये तीन जो इफ़ेक्ट होता है जिसमें आप बोल रहे हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और मेजोमेरिक इफ़ेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट इफ़ेक्ट। ठीक है, परमानेंट इफ़ेक्ट हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये इफ़ेक्ट दो तरीके के हो गए, एक को आपने क्या बोल दिया, परमानेंट इफ़ेक्ट बोल दिया, और जो दूसरा इफ़ेक्ट है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी इफ़ेक्ट। टेम्पररी इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके के इफ़ेक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। परमानेंट इफ़ेक्ट जो होता है वो जनरली ग्राउंड स्टेट में होता है, और टेम्पररी इफ़ेक्ट जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो एनसीईआरटी में जो हमारा क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल का, ठीक है, और इसमें देख लीजिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि मोर पोलर कौन है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसमें से आपको हर एक पेयर में से पोलर पहचानना है। तो देखिए जो पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी जो होता है इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाइएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दो एटम के बीच में, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे पोलैरिटी कॉज होगा। तो अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, मतलब एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल ए में हमारे पास दिया गया है CH3, और इसके साथ जो ग्रुप लगाया गया वो है H, और दूसरा जो दिया गया है वो आपका CH3, और यहाँ पे जो ग्रुप लगाया गया है वो है Br। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें दोनों में ये तो कॉमन है, CH3 कॉमन है। तो जो अनकॉमन है उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है वो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है, ब्रोमीन है। और आप क्या जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो हाइड्रोजन का कम होता है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन से। तो जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो ऐसे केस में जो पोलैरिटी क्रिएट होगा वो किसका ज़्यादा क्रिएट होगा, तो इसका ज़्यादा क्रिएट होगा। यानी CH3 Br जो है वो ज़्यादा पोलर है और CH3H के कंपेयर में। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड की बात करें, सेकेंड जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो देखिए यहाँ आपके पास दिया गया है H3C, और इससे जो ग्रुप अटैच है वो कौन सा ग्रुप अटैच है, NH2।
और दूसरा जो इसके साथ पेयर दिया गया है वो है आपका CH3C, और इसके साथ जो ग्रुप अटैच है वो क्या है, OH। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये CH3 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे इसके बारे में अगर देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है किसका, नाइट्रोजन का, वो आपका लेस होता है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट हम लोग लाएंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है किससे, नाइट्रोजन से, इसलिए जहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा उसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे CH3OH वाला जो है कंपाउंड ज़्यादा पोलर है कंपेयर टू CH3NH2 के कंपेयर में। नेक्स्ट करते हैं, और C है। C में देखिए क्या दिया गया, आपके पास दिया है H3C और यहाँ पे आपके पास क्या है, OH है, और दूसरा जो है H3C और यहाँ पे आपके पास क्या है, HH दिया गया है। तो आप क्या देखेंगे कि ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। अगर आप ग्रुप 16 की बात करते हैं तो ग्रुप 16 में ऊपर आता है ऑक्सीजन और नीचे आता है सल्फर, और आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो ऐसे केस में अगर आपको पोलैरिटी की बात की जाए तो आप क्या बोलिएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर के कंपेयर में। तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे कि जो हमारा ये वाला है CO बॉन्ड ये ज़्यादा पोलर है कंपेयर टू CH बॉन्ड के। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ज़रूर लगा लीजिए कि जो पोलैरिटी होता है ये पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगा, दो जो एटम है उनके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग याद रखेंगे, जहाँ भी पोलैरिटी की बात की जाएगी वहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट की अप्लाई कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12.15। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, आपसे यहाँ से बोला गया है कि आपका जो इन विच CC बॉन्ड ऑफ CH3 CH2 CH2Br द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लिस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये बताना है कि जो आपका ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है CH3 और ये आपका है CH2 और ये आपका है CH2 और यहाँ पे आपको जोड़ा गया है Br। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3। देखिए थोड़ा यहाँ हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझते हैं। देखिए इसको हम लोग आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और आई इफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप्स के होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। आई इफेक्ट होता कैसे है, तो देखिए आई इफेक्ट होने का कारण है कि अगर आपके पास कोई भी कार्बन का चेन है और इसमें कोई एक ऐसा ग्रुप अटैच कर दीजिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो इस कार्बन से ज़्यादा हो या तो इस कार्बन से कम हो, तो वैसे केस में क्या होता है कि ये जो ग्रुप है अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करने लगता है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन जो होता है वो होने लगता है थ्रू किधर से, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, जिसके चलते ये बॉन्ड जो होता है ये पोलर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन से, इसलिए ये जब इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, ठीक है।
अब यहाँ पे जब ये इधर की तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज आएगा, और जब ये इधर की तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, यानी जब यहाँ पे आप देखते हैं जब कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाने लगता है तो जो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। यही अगर उल्टा होता, ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला होता तो ऐसे केस में इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कि प्लस आई ग्रुप है, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो देखिए जो ये आपका आई इफेक्ट है, ये जो आई इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है जी, ये आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वैसे वैसे इस इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट होता है वो डिमिनाइज होता है, वो डिक्रीज होते जाता है। यानी अगर इस ब्रोमीन का अगर आप इफेक्ट देखिएगा तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये डिक्रीज कर रहा है। यानी जैसे ही आप थर्ड कार्बन पे आइएगा उस पे इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, कार्बन नंबर थर्ड पे इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया आपका कि कार्बन नंबर थर्ड पे जो है जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का वो डिमिनिश हो जाएगा, मतलब सबसे कम लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा 12.16। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको ये CH3 जो है और COO जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उसके मूवमेंट को आपको एरो से दिखाने हैं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ आप रेजोनेंस की बात समझ लेते हैं। देखिए अगर आप रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस में होता क्या है पहले ये जान लीजिए। तो रेजोनेंस में आपका अगर आप सीधा सीधा बोलें तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो रेजोनेंस वहाँ होगा जहाँ मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, मॉलिक्यूल्स को प्लेनार होना पड़ेगा। ठीक है, या दूसरी बात कर सकते हैं कि जहाँ p ऑर्बिटल जो होंगे, जहाँ पे भी p ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे, कहीं भी अगर p ऑर्बिटल्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब समझते हैं, जैसे ये p ऑर्बिटल है तो दूसरा p ऑर्बिटल भी ऐसा ही होना चाहिए, तो पैरेलल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेट आपके पास क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। अब कंजुगेट सिस्टम में बहुत सारे कंजुगेशन आते हैं, जैसे कि पाई पाई कंजुगेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पाई लोन पेयर कंजुगेशन आता है, जैसे कि पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन आता है, जैसे कि पाई और फ्री रेडिकल कंजुगेशन आता है, जैसे कि पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन आता है। तो ये कंजुगेशन आपको समझना है कि कहाँ पे किस तरीके का कंजुगेशन है। तो चलिए पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं और फिर हम समझते हैं। तो देखिए CH3 तो ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे जो C है और ये है डबल बॉन्ड O, और ये है O और इसके ऊपर है नेगेटिव, ऐसा। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड है, ये दोनों एक बॉन्ड से सेपरेट हैं, और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट सिस्टम। क्या बोलते हैं जी, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट सिस्टम बोलते हैं। तो रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है
वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किधर की तरफ होता है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब उधर उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप इसको इस तरीके से मूव करा दीजिए। और देखिए ये रेजोनेंस का सिंबल है, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसको इस तरीके से सेपरेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 C। अब ये हो गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया आपका क्या, डबल बॉन्ड। आप चाहे तो लोन पेयर दिखा सकते हैं। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इनका बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रेजोनेंस में आपको कर्व किधर से किधर चलाने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कर्व किधर से किधर चलेगा, किधर से किधर एरो होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर पाई पाई कंजुगेशन है तो आप किधर से भी जा सकते हैं, या तो पाई से इधर जा सकते हैं या तो इस पाई से इधर जा सकते हैं, लेकिन जाना होगा एक ही डायरेक्शन में, दोनों साइड में नहीं हो सकते। अगर आपके पास पाई है और पॉजिटिव है तो हमेशा पाई से पॉजिटिव की तरफ जाना है। अगर आपके पास पाई है और आपके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर से किधर मूव करना पड़ेगा, पाई की तरफ। अगर आपके पास पाई है और नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव से किधर मूव करना पड़ेगा, पाई की तरफ। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं और यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना है और इनके रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी बताना है। इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास है CH2, ये हमारा CH और ये है C, यहाँ पे डबल बॉन्ड है जी, और ये है आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है H। तो सबसे पहले आप देखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए ये भी पाई बॉन्ड है और यहाँ पे ये भी पाई बॉन्ड है और ये दोनों पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है। यानी यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो कैसा कॉन्जुगेशन है, वो पाई पाई कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब देखिए वैसे केस में ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ। तो अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको मिल गया एक नया स्ट्रक्चर और ये हो गया CH2 और इसके ऊपर आ गया प्लस, ठीक है। अब चला गया ये CH और ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया C और इसके ऊपर हो गया O नेगेटिव और यहाँ पे हो गया H। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको पॉसिबल है, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात बोली जाती है कि जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल होता है मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, चार्ज वाले से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में कहीं भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, चार्ज है, तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि ये कम स्टेबल है। दूसरी बात कि जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें पाई बॉन्ड कम होता है वो कम स्टेबल होता है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की बात करें तो देखिए दो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है, 1 है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रक्चर 1 जो होता है वो मोर स्टेबल है किससे, 2 से, मोर स्टेबल है किससे, 2 से। तो स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन वाई CH3 होल थ्राइस C प्लस इज मोर स्टेबल देन दिस टू स्पीसीज। देखिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगर कार्बन है और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जो है ये कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो देखिए कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कंजुगेशन के,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेसोमेरिक इफेक्ट के, प्लस m लिख सकते हैं या प्लस r के, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप आएंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखूँ CH3 और ये हो गया C, और यहाँ पे आपके पास हो गया CH3 और यहाँ पे हो गया CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका है CH3 CH2 और यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज, और तीसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका CH3 प्लस। तो देखिए, आइए समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर आई इफेक्ट की बात करें तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ग्रुप हैं जो इसको प्लस आई दे रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रुप है जो इसको प्लस आई दे रहा है, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है। तो अगर ऐसे हम बात करें तो प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, फिर ये आपका स्टेबल हुआ। यानी ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे जो है ये 2 डिग्री है, और ये कैसा है, ये आपका 0 डिग्री है, मतलब यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है। तो हम जानते हैं क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन से, और 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकेटायन से, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं हाइपर कंजुगेशन की। किसकी बात कर सकते हैं हम लोग, हाइपर कंजुगेशन। तो देखिए, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, क्योंकि अगर आप डोमिनेंसी की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है, फिर रेजोनेंस, फिर क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, और सबसे कम इफेक्टिव जो होता है वो होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या चाहिए, हाइपर कंजुगेशन के लिए 2-3 कंडीशन चाहिए। एक तो एल्कीन होना चाहिए, ठीक है, तो एल्कीन में आपको देखने को मिलता है। दूसरा कार्बोकेटायन के केस में आपको मिलता है, और तीसरा अगर आपके पास फ्री रेडिकल है तो भी आपको मिलता है। तो कार्ब एनायन में ये नहीं मिलता है, ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो एल्कीन में मिल सकता है, लेकिन उसका क्या कंडीशन होना चाहिए कि इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे, अगर इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेंगे। अब आइए समझते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा केस है CH3, ठीक है, और है CH, और ये डबल बॉन्ड क्या है जी, CH2। हाइपर कंजुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें सिग्मा पाई कंजुगेशन की बात की जाती है। क्या बात की जाती है इसमें, सिग्मा और पाई कंजुगेशन की बात होती है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया, तो देखिए ये जो है ये आपका सिग्मा है, और ये जो है ये क्या है, पाई है। तो यहाँ पे इसके पास एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होता है जिसमें ये सिग्मा इधर की तरफ मूव करता है और ये इधर की तरफ चला जाता है। तो जब भी आप इसको लिखते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये हो गया CH2, पहले सिंगल बॉन्ड था अब डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे H के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, और ये हो गया CH, और इधर चला गया आपका CH2 माइनस। अब देखिए इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, और हम लोग इसको दिखा कैसे रहे हैं, रेजोनेंस की तरह, लेकिन ये रेजोनेंस है नहीं, क्योंकि रेजोनेंस में सिग्मा डिलोकलाइजेशन नहीं होता है, तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके पास जितना हाइड्रोजन रहेगा, तो देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 टाइप्स के आपके हाइपर कंजुगेशन बनेंगे। अब देखिए यहाँ भी
यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि इनके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इनके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इनके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। यानी अगर स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी बात कर सकते हैं? तो अगर आप एल्कीन की भी बात करें, ठीक है, या कार्बोकेटाइन की बात करें या फ्री रेडिकल्स की बात करें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा हाइड्रोजन के। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हाइपर कंजुगेशन के। किसके? हाइपर कंजुगेशन के। तो जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका अल्फा हाइड्रोजन होने के चलते उतना ही हाइपर कंजुगेशन होगा। इसलिए 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। किससे? 2 डिग्री से, 1 डिग्री से, और आपके पास मिथाइल कार्बोकेटाइन से। तो इस तरीके से हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा बाकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 स्पीशीज दिया गया है, ठीक है, और इनके स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है NO2 ग्रुप है ना, और NO2 ग्रुप किससे लगा हुआ है? CH2 से, CH2, और इधर इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? ये नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा क्या है? CH3 ग्रुप है, CH2, और इधर क्या है? O के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ। अब देखिए नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर ग्रुप की बात है, ठीक है, ग्रुप की बात है मतलब अगर जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है अगर वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, तो डाउन द ग्रुप आने पे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज था, -2 है, और सल्फ़र के ऊपर -2 चार्ज होता, तो डाउन द ग्रुप आने पे सल्फ़र की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती और ऑक्सीजन की कम होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे नेगेटिव चार्ज रिटेन करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज क्या है जी? सेम पे। अब देखिए ये जो ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, ठीक है, तो अगर माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो वहाँ पे हमको ग्रुप को देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्रुप है ये -I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, और ये जो है ये +I इफेक्ट देने वाला है। तो अगर ऑलरेडी पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और कोई और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन शुरू हो जाएगा और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप जो होगा इस नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज़ को स्टेबलाइज कर देगा। इसलिए अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इनके कंपेयर में। अब देखिए यहाँ पे एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर हम यहाँ लगा देते हैं एक अल्काइल ग्रुप, मान लीजिए मैं CH3 लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है पाई बॉन्डेड सिस्टम से अटैच अगर है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। ये क्या डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा तो sp2 होगा, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा तो sp3 होगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के, ठीक है, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर है वो कितना है? 33 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो एस कैरेक्टर है वो आपका 25% है। तो जब भी अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज है, कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, और कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर अगर देखिएगा तो sp का ज़्यादा होगा sp2 से और sp3 से। तो यही कारण है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है जब आप इसको पाई
सिस्टम के साथ अटैच कराते हैं तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि आप ड्रॉ करिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूँ तो फर्स्ट एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास ये फिनॉल है। ठीक है, अब देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो किधर से किधर होगा, तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। ठीक है, तो अब आप इसको इस तरीके से करिए। तो अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड O आ गया, ये प्लस चार्ज ये H, और ये कुछ ऐसा हो गया। फिर आप इसको इधर लाइए, ये इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बारी बारी से क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। रेजोनेंस होने के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए। ठीक है, कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए उसमें। ठीक है, और कंजुगेशन के लिए हमने बोला कि क्या क्या कंजुगेशन हो सकता है, तो हमने पाई पाई कंजुगेशन देखा था, लोन पेयर पाई कंजुगेशन देखा था। ठीक है, ये नेगेटिव है। और हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था पॉजिटिव पाई। तो बहुत सारे कंजुगेशंस की हमने बात की थी। तो आप इस तरीके से बारी बारी से आप इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो सारे जो एग्जाम्पल हैं उनका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, आप बी का भी लिख सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करके देखिए, जहाँ भी कंजुगेशन सिस्टम है वहाँ पे रेजोनेंस होगा। यहाँ पे देखिए एक एसिडिक ऑर्डर का आपको बताया गया है। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m के या -I के, है ना। यानी जहाँ भी माइनस इफेक्ट बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ वाले केस में अगर आप देखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि इस वाले केस में देखिए सभी जगह जो है पोजीशन जो है वो सेकेंड कार्बन से ही अटैच हुए हैं। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर देखिएगा इस Cl ग्रुप को इस Cl2 ग्रुप से और इस Cl3 ग्रुप से, ये सेम है। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है किसका, Cl का, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट, ये ग्रुप जो है प्लस आई ग्रुप है, ये भी ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, और ये भी ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप ये है, उसके बाद ये है, और सबसे कम ये है। तो जहाँ भी प्लस आई ग्रुप होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई आप कर सकते हैं। तो जहाँ भी कम प्लस आई होगा उसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ज़्यादा होगा वो कम होगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर सही ऑर्डर हुआ आपका। अब आइए कुछ हम लोग PYQ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, +m के, या +r बोल सकते हैं, या +I के। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन ये सारे जो हैं बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से सबसे ज़्यादा कौन है, तो देखिए यहाँ पे सभी में जो है वो नाइट्रोजन ही डोनर एटम है। यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन डोनेट करने वाला है। ठीक है, यहाँ भी आपको नाइट्रोजन ही डोनेट करने वाला है, यहाँ भी नाइट्रोजन ही, और यहाँ भी नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि sp3 जो नाइट्रोजन होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा किसके कंपेयर में, sp2 के कंपेयर में। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये सभी जगह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये आपका sp2 है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये यहाँ पे sp2 है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है वो sp3 है, और ये जो नाइट्रोजन है वो आपका sp2 है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग मोस्ट स्टेबल की बात करते हैं। तो देखिए हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिस्कस कर लिया कि मोस्ट स्टेबल अब कैसे बताइएगा। तो देखिए कार्बोकेटाइन में जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यानी आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा हो या हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप इस तरीके से ये आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं मोस्ट एसिडिक की। ठीक है, तो देखिए आप ये बात याद रखिए कि अगर आपके पास अल्कोहल दिया हो, ठीक है, और आपके पास फिनॉल दिया हो, ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है? देखिए कोई भी एसिड ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है उसको पहचानने के लिए आप उससे क्या निकाल दीजिए, हाइड्रोजन निकाल दीजिए H+ आयन, और उसके जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी देखिए। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो देखिए ये फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है ड्यू टू द रेजोनेंस, इसलिए अल्कोहल से ज़्यादा, जितना ज़्यादा एनायन स्टेबल होगा ये उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, जबकि अल्कोहल में ऐसा कुछ केस नहीं है। ठीक है, तो पहली बात कि अल्कोहल और फिनॉल अगर आपको दिया हुआ है तो पहले तो अल्कोहल को हटा दीजिए, अल्कोहल होगा ही नहीं। अब ये सारे फिनॉल हैं, ये सारे फिनॉल है, ये सारे फिनॉल हैं। ठीक है, अब वैसे केस में अगर आप देखिएगा तो ये जो ग्रुप होता है, ठीक है, ये ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, और ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। अभी हमने पढ़ा ऊपर की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I इफेक्ट के या -M इफेक्ट के या -R इफेक्ट के। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ये सब जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ये है एप्लीकेशन। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, यानी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा है उसका क्या एप्लीकेशन है, तो उसके हेल्प से हम लोग किसी के एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं, किसी की स्टेबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं, किसी की बेसिक कैरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एसिड का कैरेक्टर स्ट्रेंथ बताया है ऑर्डर बताने के लिए। तो देखिए सबसे तो पहले आपको यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है वो -I इफेक्ट होता है, क्लोरीन से ज़्यादा, ब्रोमीन से ज़्यादा और आयोडीन से ज़्यादा। तो अब आपको देखना होगा कि कहाँ पे फ्लोरीन है, कहाँ पे क्लोरीन है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। फ्लोरीन है, इसका ज़्यादा होता है क्लोरीन से, ब्रोमीन से और इस तरीके से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बोला था कि अगर आप देख रहे हैं तो ये सब अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये फिनॉल है और ये भी आपका अल्कोहल है। और अल्कोहल और फिनॉल दिया हो तो आप किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा बताइएगा? फिनॉल का। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमने पढ़ा कि -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके अलावा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के। यानी अगर pKa की वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाना है तो आपको pKa वैल्यू को क्या होना करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब आपके क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है कि जो pKa है वो इंक्रीज होगा बेंजोइक एसिड में, उसके लिए हमको x क्या लगाना पड़ेगा? तो देखिए अगर आप माइनस वाला ग्रुप लगाते हैं तो Ka बढ़ेगा, और Ka बढ़ेगा तो pKa आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर आप प्लस वाला ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, तो वैसे केस में अगर आप क्या करते हैं प्लस वाला ग्रुप या +M लगाते हैं, +I लगाते हैं, तो ऐसे केस में आपका Ka का वैल्यू डिक्रीज होगा तो pKa का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? इंक्रीज होगा। तो ऐसे केस में आपको देखना है कि कौन इसमें, तो ये तो खुद आपका क्या है
एसिड है और ये आपका क्या शो करेगा, ठीक है, ये आपका -m शो करेगा अगर ये लगा रहेगा बेंजीन रिंग से। तो ये भी आपको क्या शो करेगा, तो ये भी आपको क्या शो करेगा जी, -m शो करेगा, ठीक है। इसको आप, ये आपका क्या शो करेगा, -m, ठीक है। ये भी आपको -m शो करेगा, ये भी आपको क्या शो करेगा, -m शो करेगा, लेकिन ये वाला जो है ये +m शो करेगा। इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा कि ये ज़्यादा pKa क्रिएट करेगा, यानी लिस्ट एसिडिक होगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, COOH पैरा पोजीशन पे अगर OCH3 लगा दिया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और वैसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाए, वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया पूरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने क्या क्या देख लिया, +I देख लिया, -I देख लिया, ठीक है, +m देख लिया, -m देख लिया, इसी को हम लोग +r और -r भी बोलेंगे। हाइपर कंजुगेशन की बात कर लिया हमने, तो और इसके एप्लीकेशंस की बात हमने कर ली, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा GOC का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।